अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं WM न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। आज आप लोगों के सामने ज़ैनब अली उस्मान खेल की स्टोरी रखूँगा। ज़ैनब अली उस्मान खेल के ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के खूबसूरत इलाके दीर से है, जिनके गाँव का नाम है दार माल। ज़ैनब अली उस्मान खेल ने अभी रिसेंटली 2023 में मीडिया में BS की डिग्री हासिल की है। मार्च 2023 में इसी साल उन्होंने BS की डिग्री हासिल की है और उन्होंने पाकिस्तान के बहुत अच्छे इदारों, जो मीडिया के जितने बेहतरीन इदारे, उनके साथ उन्होंने काम किया है और अभी वो डॉन न्यूज़ के साथ मुंसलिक है। लेकिन बदकिस्मती से अभी उनका कोलन कैंसर जो है वो डायग्नोज हुआ है और अभी उनको ये इल्म हुआ है कि उनको कैंसर है। अब आपके साथ आगे इसी वीडियो में हम बताएंगे कि इन कैंसर के वजूहात क्या है, उन्होंने जो वीडियो शेयर किए उन वीडियो में उन्होंने क्या बताया और क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, फिर हॉस्पिटल कितने हैं, फिर पाकिस्तान में उन हॉस्पिटल में किस तरह ट्रीटमेंट की जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। सबसे पहले दोबारा उन्हीं की तरफ आते हैं कि उन्होंने एक वीडियो शेयर किए। उन्होंने एक अजीब सी वीडियो शेयर की, मुझे नहीं समझ आई कि ये वीडियो उन्होंने अपने पेज पे किस तरह शाया की है। उसकी वजह यह है कि एक बंदा अगर इतने अच्छे इदारों के साथ काम करते हैं तो उन इदारों में आप बहुत सी चीज़ें सीख पाते हैं कि किस तरह वीडियो को आपने रिकॉर्ड करनी है, फिर उसको किस तरह आपने एडिट करना है, फिर किस तरह आगे इस वीडियो को आपने शाया करना है या अपलोड करना है। अगर देखा जाए तो BS लेवल पे जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर भी आपको सारे वो पढ़ाते भी है, उसी के हवाले से आपको बताते भी है, इसके अपने प्रैक्टिस भी कराते हैं। तो इनकी वीडियो को अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद में उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन उस वीडियो के टाइम अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस दरमियान में ये उन्होंने थोड़ी बात की, फिर डिस्टर्बेंस, फिर उन्होंने थोड़ी बात की, फिर डिस्टर्बेंस, यानी फुल डिस्टर्बेंस की वीडियो थी। उस वीडियो में उन्होंने ज़्यादातर कोशिश यही की है कि वो मुस्कुरा के बात करे, कि लोगों को ये इल्म हो जाए कि वो मुस्कुरा रही है और वो खुश है, लेकिन उनके अल्फाज और उनकी बॉडी लैंग्वेज जो वो बताती है कि वो कितने ज़्यादा परेशान है। उन्होंने ये भी साथ बताया कि मैंने घर में कोशिश की कि सबको हंसाऊं, लेकिन अब अल्लाह का काम है कि क्या कुछ हुआ है। इसी वीडियो में आगे वो बताती है कि मैं चाहती थी और अभी रिसेंटली कल परसों मैंने पाकिस्तान का पासपोर्ट हासिल किया और मेरी कोशिश ये थी कि बाहर किसी मुल्क में निकल जाओ और वहाँ पे जो ना स्कॉलरशिप लेके अच्छी पढ़ाई करके वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करो। साथ साथ उन्होंने ये बताया कि मेरे गांव यानी अब दीर में दारमाल में स्कूल और कॉलेज नहीं है, तो मैं वहाँ पे कॉलेज बनाऊंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके इल्म भी है और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं कि मेरा कितना मोहब्बत है अपने इलाके दीर के साथ, तो उसके लिए मैं क्या कुछ करना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती से एकदम सारी चीज़ें तब्दील हो गई है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि मेरे छोटे भाई को भी कैंसर था, तो मैंने अपने वालिदैन के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में अगर बुरा वक्त आए तो वही है जो मेरे भाई को कैंसर था। वो ये भी कहते हैं कि मैं पुर उम्मीद भी हूँ कि जब मेरा भाई ठीक हुआ है तो उम्मीद मैं भी यही करती हूँ कि मैं भी ठीक हो जाऊँ, लेकिन ये देखा जाएगा कि कैंसर से क्या कुछ होते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो बहुत ज़्यादा क्या एक अजीब सी चीज़ है मेरी ज़िंदगी में। मैंने भी ख़ुद ये एक्सपीरियंस किया तकरीबन 18-20 महीने, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा अजीब लगी है और कुछ सवालात भी है काफ़ी अरसे से, क्योंकि मेरे ख़ानदान के भी काफ़ी लोग ऐसी मौजी मरज़ की वजह से वफ़ात पा चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे जहन में भी है वो सवालात उठ रहे थे और काफ़ी अरसे से उठ रहे थे, अभी नहीं, क्योंकि अगर मैं अपने उसको देखो कि मैं एक स्कॉलर हूँ, इसी के साथ साथ एक जर्नलिस्ट हूँ, तो ये मुझे ज़ेब भी नहीं देता कि बग़ैर रिसर्च के किसी चीज़ के ऊपर मैं बात करूँ, या बग़ैर रिसर्च के अगर आप किसी चीज़ के ऊपर जाते तो ये भी मुनासिब नहीं है किसी स्कॉलर्स के लिए या जर्नलिस्ट के लिए। अभी तक कोई ऑथेंटिक सोर्स ये भी नहीं है। ये मैं आपको ये इसलिए बताना पहले चाह रहा हूँ कि बाद में जब इस चीज़ों के ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा तो ये वो चीज़ें जो वैसे आम तौर पे मेरे जहन में जो है ना वो ये आई है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये आखिर इसकी रीज़न यही है या कुछ 3 ऐसे रीज़न है जो मेरे जहन में है कि ये शायद कैंसर की वजूहात हो सकती है। इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो मेरी ज़िंदगी में 2 दफ़ा फ्लड आए, जो सैलाब आए, और बिलखुसूसन मैं अपर दीर की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ताल्लुक़ वहाँ से, मेरा भी ताल्लुक़ वहाँ से, और वहाँ पर रेट अगर हम देख लें, वैसे लोग कहते हैं कि बाजोड़ में ये रेट ज़्यादा है, लेकिन जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया सबसे एक नंबर पे अगर रेट की देखी जाए कैंसर की तो वो दीर में है, और दीर के बाद अगर हम वज़ीरिस्तान और इन इलाकों को जो फिर रख लेते हैं।
ایک تو وہ اگر اس فلڈ کی طرف ہم جائیں یا اس سیلاب کی طرف، تو اس میں لوگوں نے بہت زیادہ انکشافات اس ٹائم پہ کیے تھے. میں بہت زیادہ چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے، لیکن لوگ بتاتے تھے جو 2007 میں آیا تھا یا 10 میں، اور بالخصوصاً 10 میں تو پھر تھوڑے اتنے تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کہ اب جو ہے نا کیا کچھ ہو رہا ہے. لوگ کہتے تھے کہ جو آسمانی بجلی گری تھی اوپر بالخصوصاً پہاڑوں پہ، کیونکہ وہاں پہ لوگ چشموں کے پانی استعمال کرتے، تو کہتے ہیں جو وہ پڑا تھا اسی سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی بندہ اس کو ٹچ کر رہا تھا تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ بیماری لاحق ہو جاتی تھی. اور پھر دریائی پنچکوڑا میں جتنے بھی پھر سارے پانی دریائی پنچکوڑا میں اکٹھے ہو کے پھر پنجاب کی طرف وہ موو کرتے یا خیبر پختونخوا کے باقی علاقوں سے وہ گزر جاتے. کہتے ہیں وہاں پہ جو پرندے اس کے اوپر جو ہے نا وہ تیرتی تھی، وہ پرندے بھی اس سے مر جاتے تھے. جو بندے اس میں تیرنے کے لیے گئے تھے یا وہاں پہ لکڑی پکڑنے کے لیے گئے تھے یا باقی لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے اسی کے اندر وہ جمپ لگا کے یا وہاں پہ وہ غوطہ خور جو تھے وہ اندر گئے تھے پانی میں، ان کو بھی بہت سے بیماریاں لاحق ہوئی تھی. تو ایک یہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ جو دوسرا وہ جو دوسری وجہ ہے وہ میرے ذہن میں جو ہے وہ پراکسی وار کی ہے. جو پراکسی وار ہم نے وہاں پہ لڑی ہے وہ بھی ایک وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ ہم کھل کے بات اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں رہ رہے، تو تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ اس چیز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز جتنے بھی ہے وہاں پہ اگر کچھ وار ہو جاتی ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے تو وہ 10-15 سال بعد جو ہے نا وہ شائع کر دیتے کہ بھائی یہاں پہ یہ غلطی ہے جو نا فورسز سے ہوئی ہے یا عام لوگوں سے ہوئی ہے یا عام لوگوں کی اتنا نقصان ہوا ہے، فورسز کا اتنا نقصان اس میں ہوا ہے. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایسا نہیں ہو سکتا اور نہ پاسبل ہوتے. اس میں اس کے بھی کافی زیادہ وجوہات ہیں، تو اس پہ ہم پردہ رکھیں گے، اس پہ بات نہیں کریں گے. تیسرا جو اہم وجہ ہے وہ جو لوکل ڈاکٹرز ہے. ڈاکٹر اس کو میں نہیں کہوں گا ڈاکٹرز نہیں ہوتے، وہ ایک ہفتے کے لیے جاتے کسی میڈیکل سٹور پہ بیٹھ جاتے اور اگلے ہفتے سے جو ہے نا وہ انجیکشن لگوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اتنا وہ اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں اور یقین کرو اگر آپ کو نزلہ ہے تو وہ آدھا گھنٹے کے اندر اندر آپ کا نزلہ جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں. اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، بالخصوصاً جب ہمارے اپنے بچے جاتے گاؤں سے، پھر جب اس کو واپس پنجاب کی طرف لے کر آتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد میں، یقین کریں یہاں پہ ہم جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں جتنے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں اس کی کوئی بھی دوا جو ہے نا اسی کے اوپر کام نہیں کرتی. پھر ہمیں مجبوراً یا تو یہاں پہ کوئی پختون ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے یا ہمیں مردان یا پشاور کی طرف جانا پڑتا ہے وہاں سے علاج کرنے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے وہ سلولی کام کرتی ہے. وہاں پہ جو وہ ظالم جس قسم کی دوا استعمال کرتے ہیں آپ حیران رہ جاتے ہیں. تو ایک ریزن اس کی یہی بھی ہے. پھر اس کے بعد جو میں نے خود 18 مہینے ایکسپیرینس کیا وہ اگر آپ کو میں بتاتا جاؤ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح وہ اس کی جو ہے نا دردناک کہانی ہے. اس کے اندر کیا کچھ ہوا تھا، کیا کچھ ایسی چیزیں اس کے اندر جس کے اوپر آپ بات کریں گے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں آپ کو کہتا ہوں ہمارا تو کام یہی ہے ایک جرنلسٹ کا یا ایک اسکالر کا کہ وہ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو جس کے حقائق کے حوالے سے وہ بتاتے ہیں، وہ اپنے ایموشن اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیان نہیں کرتے. پھر جو میرا ایکسپیرینس وہاں پہ ہوا جب ہم پشاور آئے تو زیادہ تر مریضوں سے جتنے مریضوں کے ساتھ میں ملا تو ان سے میں نے سنا ہے کہ جو مریض آتے ہیں بالخصوصاً ان لوگوں سے ایسا ہوتا ہے جو عام لوگ ہوتے ہیں جن کا اتنا ایکسپیرینس ان چیزوں کا نہیں ہوتا یا وہ اتنے زیادہ گھومے پھرے نہیں ہوتے. وہ جب آتے تو سب سے پہلے جو پرائیویٹ ڈاکٹر بیٹھتے وہ ان کو صحیح ان کے گھر میں وہ جھاڑو پھیر دیتے، جتنے پیسے ان کے پاس ہوتے وہ لگا دیتے. اور بالخصوصاً جو فرسٹ اسٹیج یا سیکنڈ اسٹیج جتنے بھی مریض ہوتے فرسٹ اسٹیج یا سیکنڈ اسٹیج میں ہوتے ہیں وہ پہلے کہتے ہیں پیسے لایا کرو یہاں پہ اس کا علاج ہو جائے گا، امید ہے 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے 3 مہینے میں. جو اس بیچارے کے پاس یا ان کے خاندان کے پاس جتنا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ سارا اڑا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد جب وہ کہہ دیتے کہ بس ہماری بس ہو گئی ہے اب اس کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ فلانا سرکاری ہسپیٹل میں اس کو ایڈمٹ کرا دیں. اس کو سرکاری ہسپیٹل میں ایڈمٹ کراتے ہیں. وہاں پہ بہت زیادہ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہاں پہ بھی وہ سوچنے کی چیزیں ہوتی ہے. جب آپ سرکاری ہسپیٹل کی طرف آتے ہیں وہ ریکمنڈیشن آپ کو تو اسے ڈاکٹر کے تھرو مل جاتی تو وہاں پہ آپ کو ایڈمٹ کرا دیتے. لیکن جب وہاں پہ آپ آتے ہیں رش بہت زیادہ ہوتا ہے، اتنا رش ہوتا ہے کہ آپ کو 2-3 دن پہلے آنا پڑتا ہے. وہاں پہ شاپر باندھنا پڑتا ہے، پھر اس کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے. پھر صبح جو ہے نا جس دن آپ کی باری ہوتی ہے اس دن پھر آپ کو
सुबह तकरीबन 4 बजे आना पड़ता है या नमाज से 2 घंटे पहले, और आपको वहाँ पे खड़ा होना पड़ता है, और फिर डॉक्टर जो है ना या जो बंदा चेक करता है वो 9 बजे पहुँचता है। लेकिन उसके साथ दर्दनाक चीज़ ये भी है, अगर आपका मरीज़ जो है ना वो तकरीबन जब आपको सरकारी हॉस्पिटल में वो भेजते हैं तो फिर आपका मरीज़ जो है ना वो तकरीबन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ होता है, तो फिर मरीज़ के साथ 3 बंदे या 4 बंदे लाने पड़ते हैं, क्योंकि 2 बंदे जो है ना एक जगह से आपको वो पर्ची लेनी पड़ती है एक ओपीडी से, फिर दूसरी ओपीडी में जो है ना वो वहाँ पे ऑपरेट करते हैं या डॉक्टर वहाँ पे चेकअप करते हैं। तो एक बंदा वहाँ पे जहाँ से आपको पर्ची लेनी पड़ती है वो बेचारा वहाँ पे इंतज़ार करते हैं 400, 500 या 600 बंदों में, फिर दूसरा बंदा जो है ना वो वहाँ पे इंतज़ार करता है कि किस टाइम हमारी बारी आएगी, डॉक्टर चेक करेगा, तो वो दूसरी जगह पे इंतज़ार करता है। तो एक तो परेशानी वहाँ पे ये है। दूसरी परेशानी वहाँ पे ये है कि जो लोकल जितने भी ज़िले या जितने भी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है। अगर हम दीर की बात करें, बाजौड़ की करें, स्वात में एक हॉस्पिटल है, बाकी में नहीं है, बाजौड़ में नहीं है, मोमन एजेंसी में नहीं है, वज़ीरिस्तान में नहीं है। जितने भी आप उस इलाक़ों की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल फिर कैंसर के नहीं है, बाकी हॉस्पिटल होंगे लेकिन कैंसर के हॉस्पिटल नहीं है। स्वात में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर इनके पास जो मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा आला और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मशीनरी है, या अगर आप वहाँ पे शुआओं के लिए जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन वहाँ पे मेडिसिन और डॉक्टर्स की फिर कमी है, तो फिर आपको वो सामना करना पड़ता है, या तो फिर आपको मेडिसिन नहीं मिलती या आपको वहाँ पे डॉक्टर जो है ना वो इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होते। इसी के साथ फिर जब हम दवाई की तरफ जाते हैं तो इसकी दवाई बहुत ज़्यादा महंगी है, इतनी कम कीमत में या इतने कम पैसों में वो दवाई जो है ना आप नहीं ख़रीद सकते हैं कि गोली जो है ना 2500-2600 की है कि गोली है, फिर इसके साथ जो है ना एक जो आपको वो केमो करता है, केमो की जो है ना एक डोज़ की तकरीबन जो है ना सम टाइम जो है ना 2 लाख से ऊपर इसका ख़र्चा आता है। लेकिन इमरान खान साहब के टाइम में बात अच्छी ये थी कि वो कहाँ से भी मिलती थी, वो आपको बैतुल माल से वो चीज़ें मिलती थी या आपको सेहत कार्ड की तरफ से मिलती थी, लेकिन आपको सरकारी कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाती, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको 2000, 2500 या 3000 के खुद लानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है ना वो सारी चीज़ें आपको खुद वहाँ से लेनी पड़ती है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। और अब वो सरकारी चीज़ें वो ख़त्म हो गई है माशाल्लाह, मौलाना फजल रहमान और ANP की हुकूमत है, और वो इसी में सरफहरिस्त भी है कि इनके वजूहात में से अगर इसके ऊपर प्रॉपर जो है ना अगर प्रॉपर इसी के ऊपर रिसर्च किया जाए तो मेरे ख़्याल में अगर 100% नहीं है तो 30 से 40% ये लोग इसी में शराकतदार है, उनकी शिरकत भी इसी में है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया खैबर पख्तूनख्वा के साथ वो अब सब लोगों के सामने और उसके वजूहात में भी वो हो सकता है। तो अब दोबारा ज़ैनब की तरफ आते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कोशिश करेंगे फिर किसी दिन जो है इसी के ऊपर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, जो कुछ मैंने वहाँ पे देखे उसी के ऊपर भी आपके साथ तफसीलन गुफ्तगू करूँगा, क्या क्या मुश्किलात है, डॉक्टरों के साथ किस तरह ज़िंदगी गुजरी, फिर एक हॉस्पिटल से अगर आप दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ पर क्या मुश्किलात होते हैं, फिर इम्यून सिस्टम कितना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि इस बीमारी के साथ इम्यून सिस्टम जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो ज़ैनब अली की तरफ आते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी मौजी बीमारी है कि ये तनख्वाह के जो तनख्वाहदार बंदे होते हैं वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे ख़ुद अंदाज़ा है कि एक ही टाइम पे अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं, और फिर इसमें मसला ये कि जिस हॉस्पिटल से आप जो है ना इसकी एक दफ़ा अगर इसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको जब तक आपकी ज़िंदगी है आपको तकरीबन उसी हॉस्पिटल से जो है ना आपको फिर अपनी इलाज करनी पड़ती है, फिर आपको वो चेंज नहीं करते और दूसरे हॉस्पिटल वाला आपको लेते भी नहीं है, वो कहते हैं आपके पास उसकी हिस्ट्री है। तो ज़ैनब अली के लिए ये भी मुश्किलात है, क्योंकि जो कल मैंने पोस्ट पढ़ी है उसमें उन्होंने जो जिस बंदे ने मुझे सेंड किया जहाँ से फिर मैंने ये पूरी रिसर्च करके चीज़ें ढूंढी है, तो कहते हैं उनको एक माली माविनत की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तनख्वाहदार बंदा इसको बर्दाश्त करना उसके लिए आसान काम नहीं है। वो कितनी तनख्वाह होगी, उसके पास कितनी सेविंग होगी कि वो इसको बर्दाश्त करेंगे। तो उसके साथ अगर आप मदद करना चाहते हैं ज़ैनब अली के साथ, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये हालात तो सब पे आ सकते हैं, और फिर ख़ुसूसन जो बाहर ममालिक में हमारे जो लोग हैं वो जो देख रहे हैं, जो पाकिस्तानी है या इंडियन है या कोई भी है, क्योंकि इंडिया में भी हमारे जो है ना इस व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा देखा जाते हैं, तो वहाँ से भी अगर कोई बंदा इनके साथ हेल्प करना चाहता है, क्योंकि एक मुसलमान है और मुसलमान की हेल्प आप कर सकते हैं, और वैसे भी इस्लाम में कहते हैं कि एक मुसलमान को किसी दुनिया के किसी कोने में भी अगर तकलीफ़ हो तो सब मुसलमानों को वो तकलीफ़ होती है। तो उसका भी मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ, या मैं आपको वो लिंक वगैरह बता दूँगा कि कहाँ पे आपने इनके साथ कांटेक्ट करने हैं, कहाँ पे आपने इनके साथ हेल्प करने, तो आप लोग लाजमी इनके साथ हेल्प कर दें। कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में वो आपको वो सारी चीज़ें भी बताऊँगा कि क्या कुछ हॉस्पिटल के अंदर होते हैं। इमरान खान साहब ने जब हॉस्पिटल के अंदर जो चीज़ों के ऊपर जो है ना जितना ज़्यादा उन्होंने जो है ना इनको आज़ादी दी है उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसी के ऊपर भी थोड़ी बहुत गुफ्तगू करेंगे।
اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہاسپٹل کے اندر ان لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے. تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.